नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव और हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि भगवान के आशीर्वाद से आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। कोविड-19 कोरोना वायरस का दौर चल रहा है। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सरकार जैसी गाइडलाइन देती है। देखो, हमें सरकारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये बातें समझाने की नहीं होती हैं। जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने एक बड़ा शानदार सा ऐड बनाया है, आपने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी, कि 2 महीने से लॉकडाउन था, लेकिन लॉकडाउन हमेशा तो नहीं रह सकता है ना। इसलिए जो है कुछ नियमों का पालन ज़रूर करें, जैसे बार बार हाथ धोना, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, हर किसी से थोड़ा दूरी बना के रखें। इस तरह से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें जो हैं उनमें एक चीज़ और है कि अपनी पढ़ाई ज़रूर जारी रखें। पढ़ाई ये महत्वपूर्ण समय है, इस महत्वपूर्ण समय का सदुपयोग करें और पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान दें। पूरी लगन से, तल्लीनता के साथ आप जो है पढ़ाई करें। अब हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को पता होगा, आप सब लोगों को याद होगा, हम सब लोगों ने ऐसा डिस्कशन किया था कि असहयोग आंदोलन, हम सब लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि असहयोग आंदोलन वो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन अचानक से वापस ले लिया गया। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अचानक से वापस ले लिया गया। आप सबको पता है ये बात कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, एकदम फिट चल रहा था, आंदोलन बहुत मस्त चल रहा था और आंदोलन बहुत मस्त चल रहा था, असहयोग आंदोलन। लेकिन इसी दौरान गोरखपुर के छोटे से गांव चौरी चौरा में एक महंगाई के विरोध में आंदोलन चल रहा था। उसमें कुछ नेताओं को पुलिस वालों ने पीट दिया और जब पुलिस वालों ने नेताओं को पीट दिया तो नेताओं के पक्ष में एक भीड़ जो है आंदोलन के लिए आ गई। पुलिस ने क्या किया, गोली चला दी। इससे भीड़ उग्र हो गई और पुलिस वाले जाके थाने में छिप गए। लोगों ने थाने में आग लगा दी, चारों तरफ से थाना घेर लिया। जो बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे उनको भी उठा के थाने में फेंक दिया गया। इस घटना को चौरी चौरा की घटना कहते हैं या चौरी चौरा कांड कहते हैं। ये घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। इस घटना के बाद गांधी जी, क्योंकि अहिंसा में भरोसा रखते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, इसलिए गांधी जी ने 12 मार्च 1922 को, जब बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, 12 मार्च 1922 को जब बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई तो गांधी जी ने प्रस्ताव किया और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। हालांकि इस पर बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। बहुत सारे लोगों ने, मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था, जब गांधी जी ने ये आंदोलन वापस ले लिया, मोतीलाल नेहरू ने ये कहा था कि भैया हिमालय के किसी गांव ने कोई गुनाह किया है और उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी निर्दोष गांव को देना ये ठीक नहीं है। दोबारा सुनिएगा, हिमालय के किसी गांव ने कोई गुनाह किया है और उसकी सज़ा कन्याकुमारी के किसी गांव को देना ये ठीक नहीं है। अच्छा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और एक कांग्रेस के प्रमुख नेता थे जिन्होंने इसे खोदा फाड़ निकली चुहिया यहाँ तक की संज्ञा जो है वो दी गांधी जी के द्वारा। आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो इस बात पर टिका हुआ है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को विड्रॉ कर लिया और अचानक से, वो भी कब, जब ये आंदोलन बहुत सही चल रहा था, जब ये आंदोलन बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। लेकिन गोरखपुर की हिंसा के बाद गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। अब सुनिए, आगे बढ़ते हम लोग। इस आंदोलन के बाद अब हमारे देश में कहीं ऐसा ना हो कि आज़ादी से संबंधित गतिविधियां रुक न जाएं।
असहयोग आंदोलन के बाद ऐसा लगा लोगों को कि गांधी तो भैया जेल चले गए, अब ऐसा न हो कि जो आज़ादी से संबंधित स्वतंत्रता संग्राम है, जो आज़ादी से संबंधित आंदोलन है, ऐसा न हो उस पर कहीं रोक लग जाए, उस पर कहीं विराम लग जाए। इसीलिए बेटा हमारे देश में दो तरह के आंदोलन ने जन्म लिया। इसीलिए बेटा हमारे देश में दो तरह के आंदोलन ने जन्म लिया। पहला था शांतिपूर्ण आंदोलन करना। कुछ लोगों ने ये कहा था शांतिपूर्ण आंदोलन करना और कुछ लोगों का मानना था क्रांतिकारी आंदोलन करना, क्रांतिकारी आंदोलन करना। देखो बेटा, गांधी जी के द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लेने पर कुछ लोगों ने ये कहा कि भैया हम शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। शांतिपूर्ण आंदोलन, पहले भी तो शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब इस शांतिपूर्ण आंदोलन में ये कहा गया कि हम ना क्या करेंगे, हम आंदोलन भी नहीं करेंगे, हम जो है वो हड़ताल भी नहीं करेंगे, हम जो है मार्च भी नहीं निकालेंगे, हम लोग जो है धरना प्रदर्शन भी नहीं करेंगे, हम एकदम शांति के साथ आंदोलन करेंगे। और कुछ लोगों का क्या मानना था कि अब ना बहुत हो गया, अब हम सीधे गोली मार देंगे। यानी ये शांतिपूर्ण आंदोलन था और ये क्रांतिकारी आंदोलन था। गांधी जी के द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लेने पर भारत में शांतिपूर्ण आंदोलन तथा क्रांतिकारी आंदोलन को अपनाया गया। बेटा आज हम शांतिपूर्ण आंदोलन को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, शांतिपूर्ण आंदोलन पढ़ने की बात यह है कि जब गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तो कांग्रेस की जो विचारधारा थी वो दो भागों में बट गई। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप प्लीज़ इसे देखिएगा और देखने से ज़्यादा इस पर नोट्स बनाइएगा और मुझे भेजिएगा। देखिए हाँ, अचानक से गांधी जी के द्वारा अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लेने पर कांग्रेस में दो विचारधाराएं जन्म लेती हैं। कांग्रेस जो है मुझे लगता है फिर से दो भागों में बंटने जा रही है। कांग्रेस जो है वो फिर से दो भागों में बंटने जा रही है। एक ऐसे नेता थे, प्रो चेंजर्स कहा जाता है इनको। कांग्रेस दो भागों में बंट रही थी, गांधी जी ने अचानक से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, इसलिए एक नेता थे जिनको हम लोग कहते हैं परिवर्तनकामी। परिवर्तनकामी, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है प्रो चेंजर्स, इन्हें इंग्लिश में बोला जाता है प्रो चेंजर्स। और दूसरे नेता जो थे वो थे परिवर्तन विरोधी। परिवर्तन विरोधी का मतलब क्या है, नो चेंजर्स। यानी ये थे आपके प्रो चेंजर्स और ये थे नो चेंजर्स। परिवर्तनकामी और परिवर्तन विरोधी, बहुत गजब कंसेप्ट है। परिवर्तनकामी ये कह रहे थे कि भैया अब संविधान में परिवर्तन होगा, कांग्रेस का संविधान में परिवर्तन होगा। संविधान में क्या परिवर्तन होगा, हम लोगों ने लास्ट क्लास में जब हम लोग असहयोग आंदोलन पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस नागपुर अधिवेशन में ये डिसाइड किया गया, ये निश्चित किया गया कि जो कांग्रेस अब तक जो है वो संवैधानिक तरीकों से स्वशासन की मांग कर रही थी, वो कांग्रेस अब शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण तरीके से जो है वो स्वशासन की मांग करेगी। मैं इस चीज़ को आपको दोबारा से एक बार समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। हम सब लोगों की इच्छा होती है कि हमें अच्छी जॉब मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छी सीट मिले, अच्छी पोजीशन मिले, लेकिन हमारा कंटेंट बहुत घटिया लेवल का होता है। वो ऐसा कंटेंट होता है उससे हम लेखपाल की परीक्षा ना पास कर पाएं। आप प्लीज बात को समझिएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि कांग्रेस का एक संविधान था और कांग्रेस के संविधान में ये था कि हम हमेशा शांतिपूर्ण
हम हमेशा जो है संवैधानिक तरीकों से जो है स्वशासन प्राप्त करेंगे। और संवैधानिक तरीकों में क्या था, हम अंग्रेज़ों को एप्लीकेशन लिखेंगे, हम ये अंग्रेज़ों को याचना पत्र लिखेंगे, हम शिष्टमंडल भेजेंगे, ये सब था। काय में ये था भैया आपका जो है वो कांग्रेस के संविधान में पहले, जिसके अंतर्गत था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन प्राप्त करना। लेकिन दिसंबर 1920 में कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ और इस नागपुर अधिवेशन में ये कहा गया कि अब ना हम ये याचना पत्र, प्रार्थना पत्र, शिष्टमंडल यानी संवैधानिक तरीकों को छोड़कर शांतिपूर्ण और न्यायोचित, शांतिपूर्ण मतलब पहला हम शांति के साथ, और न्यायपूर्ण का मतलब यह है अंग्रेज अगर हमें शिक्षा नहीं दे रहे हैं तो हम कर नहीं देंगे। अगर अंग्रेज हमारी बात नहीं सुन रहे तो हम उनके काम में असहयोग करेंगे। अगर सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रही है तो सरकार जो आकांक्षाएं, सरकार जो उम्मीद हमसे रखती है हम वो भी पूरा नहीं करेंगे। तो ये हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में। लेकिन परिवर्तनकामी नेता जो हैं वो ये चाह रहे थे कि नहीं भैया अब ये नहीं चलेगा। क्या नहीं चलेगा, यहाँ गांधी जी ने जो है 1920 में ये कहा था कि हम ना चुनावों का भी बहिष्कार करेंगे। गांधी ने कहा था हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। अब यहाँ परिवर्तनकामी नेता क्या कह रहे हैं, प्रो चेंजर्स क्या कह रहे हैं, प्रो चेंजर्स कह रहे हैं नहीं हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए, हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए, ऐसा संविधान में संशोधन होना चाहिए। असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गई, जिसमें पहले थे परिवर्तनकामी, दूसरे थे परिवर्तन विरोधी। परिवर्तनकामी ये कह रहे थे हमें चुनाव का परिवर्तनकामी ये कह रहे थे कि हमें चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, बल्कि चुनाव में क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने चुनावों का भी बहिष्कार किया था। ये कह रहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और विधान परिषद में जाके अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। जब हम विधान परिषद में जाके अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो सरकार हमारी बात सुनेगी। अभी हम यहाँ से चिल्लाते रहेंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। और बात सही भी है, हम और आप चिल्लाते रहे कुछ नहीं होगा, लेकिन एक विधायक चिल्लाएगा उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। तो मैं बता रहा था ये प्रो चेंजर्स थे जो ये कह रहे थे कि हमें चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहिए, हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए और विधान परिषद में जाके सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। खैर इनमें कौन कौन से नेता थे, तो चित्तरंजन दास यानी CR दास, दूसरे थे मोतीलाल नेहरू CR दास। ये जो हैं वो दो इनमें जो है प्रमुख नेता थे, बड़े नेता थे। अच्छा, इसमें अन्य नेता कौन कौन से थे, तो वो थे आपके विट्ठल भाई पटेल और हाकिम अजमल खां। विट्ठल भाई पटेल और हाकिम विट्ठल भाई पटेल और हाकिम अजमल खां, हाकिम अजमल खां, ये इसके प्रमुख नेता थे काय के जो है प्रो चेंजर्स के। नो चेंजर्स वाले क्या कह रहे थे, नो चेंजर्स वाले कह रहे थे नहीं हम ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो प्लान, जो मास्टर प्लान, जो योजना किसने, गांधी जी ने हमको दी है, वही प्लान, वही योजना हम आगे बढ़ाएंगे। जैसे गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कहा है, जैसे गांधी जी ने इस अस्पृश्यता को त्यागने के लिए कहा है, जैसे गांधी जी ने जो है बहिष्कार के लिए कहा है, जो गांधी जी ने कहा है हम वैसे चलेंगे। हम कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं, हम कोई भी परिवर्तन करना नहीं चाहते हैं। और इनमें जो सबसे प्रमुख नेता थे आपके, इनमें जो सबसे मेन नेता थे वो थे C राजगोपालाचारी, हसन इमाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल। इसमें जो प्रमुख नेता थे आपके वो थे वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम और C राजगोपालाचारी, वो इसके प्रमुख नेता थे।
एक बार और समझते हैं जल्दी से। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा अचानक से वापस लेने से कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक परिवर्तनकामी और एक परिवर्तन विरोधी। प्रो चेंजर्स, नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स चाहते थे कि हमने असहयोग आंदोलन के दौरान जो चुनावों का बहिष्कार किया है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए। और इनमें नेता जो थे वो थे CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल और हाकिम अजमल खां। अच्छा, परिवर्तन विरोधी क्या कह रहे थे कि नहीं, गांधी ने कहा है बहिष्कार, तो चुनाव का बहिष्कार होना चाहिए, हमें हिंदू मुस्लिम एकता पर ध्यान देना चाहिए, जो गांधी ने कहा है हमें वो करना चाहिए। ये परिवर्तन का विरोध कर रहे थे, ये परिवर्तन की मांग कर रहे थे। और इनमें नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचारी, हसन इमाम, ये इसके प्रमुख नेता थे। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ये बात दो आपके मेरे हिसाब से समझ में आ गई होंगी। अच्छा, अब कहानी ये होती है आगे कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन होता है। दिसंबर 1922 में, अब देखिएगा बहुत अच्छी कहानी है, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आगे। दिसंबर 1922 में, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। गया कहाँ है जरा बताओ, अधिवेशन कमेंट बॉक्स में बताओ। इतनी फेमस जगह है गया, है बोध गया। हाँ, तो मैं देख रहा था। चलिए खैर, कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष थे CR दास। CR दास जो हैं वो इस गया अधिवेशन के जो है वो अध्यक्ष थे और इन्होंने इस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पेश किया। कौन सा प्रस्ताव पेश किया महाराज? ये प्रस्ताव पेश किया कि हमें चुनावों में भाग लेना चाहिए, यानी चुनाव वाला प्रस्ताव जो है वो कांग्रेस, दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे CR दास। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष थे CR दास और इसमें ये प्रस्ताव पेश किया गया, इसमें ये प्रस्ताव लाया गया कि भैया जो है हम ना चुनाव में भाग लेंगे। चुनाव में भाग लेने वाला क्या इसमें प्रस्ताव लाया गया, लेकिन ये प्रस्ताव जो है ना बहुमत से खारिज हो गया। और प्रस्ताव कौन लाए थे? प्रस्ताव लाए थे CR दास कि हम चुनाव में भाग लेंगे, ऐसी अनुमति दी जाए, लेकिन ये प्रस्ताव बहुमत से खारिज हो गया, मतलब कैंसल। अब क्या किया जाए महाराज? जब ऐसा चुनाव ये वाला प्रस्ताव खारिज हो गया, CR दास को बहुत गुस्सा आई और उन्होंने CR दास ने और मोतीलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1923 को 1923 को इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। देखो कितना इजी है। प्रो चेंजर्स क्या चाह रहे थे कि चुनाव में परिवर्तन हो, हम लोग चुनाव में भाग लें, बढ़िया हो, चुनाव जीतें, जो भी है मैं आगे डिस्कशन करूंगा। इसीलिए दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। गया बिहार में है, गया अधिवेशन हुआ और CR दास जो हैं इसके अध्यक्ष थे। उन्होंने ऐसा प्रस्ताव पेश किया कि हमें इलेक्शन में भाग लेना चाहिए, आप सब लोग अगर सहमत हों तो जो है इस पर अपना विचार दिया जाए। लेकिन ये जो है बहुमत से जो है वो खारिज हो गया और ये कहा गया कि जो गांधी ने कहा है वही सही है, उसी पर हमें ध्यान देना चाहिए। इससे नाराज होकर CR दास ने इस्तीफा दिया और CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की।
अच्छा, स्वराज्य पार्टी का बेटा जो वास्तविक नाम था वो था अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। दोबारा सुनिएगा, इस स्वराज्य पार्टी का वास्तविक नाम जो था वो था अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। ये इस पार्टी का वास्तविक नाम था। अब पार्टी बनी है तो पार्टी का उद्देश्य क्या है? पार्टी का उद्देश्य ये है कि साहब जो है हम चुनाव में भाग लेंगे, इलेक्शन में चुनाव में भाग लेंगे, या हम लोग चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे, और चुनाव जो है वो जीतेंगे, और विधान परिषद में जाकर अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे। जरा मेरी बात सुनिएगा। देखिए, आज जो परिस्थिति है हमारे देश में, अगर हम उस परिस्थिति पर बोलते हैं, जैसे मुझे लगता है हमारे देश में एक अच्छे विपक्ष को आज मजदूर समस्या के लिए, महंगाई समस्या के लिए, बेरोजगारी समस्या के लिए एक बुलंद आवाज़ जो है वो उठानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है। और सरकार को उस पर अपना जो भी रिएक्ट हो, एक्शन हो, वो देना चाहिए। अगर यही बात मैं करूं, मैं अगर बेरोज़गारी के लिए कितना ही बोलता रहूं, मैं अगर महंगाई के लिए कितना ही बोलता रहूं, अगर मैं प्रवासी मजदूर के लिए कितना ही बोलता रहूं, सरकार है, हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, 100% कमियां होती हैं। कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति 100% पूर्ण नहीं होता है, कुछ न कुछ कमियां होती हैं। वैसे सरकार में भी कमियां होंगी, और मैं बोलूं तो उसका कोई प्रभाव नहीं जाएगा। मैं एक आम नागरिक हूं और 1 अरब 21 करोड़ आम नागरिक इस देश में रहते हैं। लेकिन अगर मैं सांसद हूं, अगर मैं विधायक हूं, और तब मैं बोलूं और विधानसभा में बोलूं, संसद में बोलूं, तो मेरी आवाज़ को ज़्यादा अच्छे से सुना जाएगा। जब हम संसद में कोई मुद्दे पर बोल रहे होंगे तो वहाँ गृह मंत्री भी सुन रहे हैं, वहाँ विदेश मंत्री भी सुन रहे हैं, हो सकता है वहाँ स्वयं प्रधानमंत्री सुन रहे हों, और यहाँ हम बोल रहे हैं तो कहो हमारे मोहल्ले वाले ना सुन रहे हों। सेम ऐसे ही क्या कंडीशन होती है कि जो है विधानसभा में, यानी हम विधायक बने हों, तो विधानसभा में अगर हम बेरोज़गारी पर बोल रहे हैं तो वहाँ हो सकता है रोज़गार मंत्री सुन रहे हों, हो सकता है वित्त मंत्री सुन रहे हों, हो सकता है खुद बाबा आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री खुद सुन रहे हों, और यहाँ हम बोल रहे हैं तो हमारे घर वाले न सुन रहे हों। तो इस तरह से इनका मानना था, मेरा मानना नहीं है, इन स्वराज्यवादियों का मानना ये था कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए, और फिर विधान परिषद में जाकर के अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। हमने अभी पढ़ा कि दिसंबर 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे CR दास। यहाँ एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें यह कहा गया था कि हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम चुनाव में भाग लेंगे, और ये प्रस्ताव बहुमत से खारिज कर दिया गया, जिसके विरोध में CR दास ने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देके CR दास ने 30 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की। इस स्वराज्य पार्टी का वास्तविक नाम अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था। इस पार्टी का उद्देश्य चुनाव में भाग लेना, चुनाव जीतना, और विधान परिषद में जाकर अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना था। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होता है इसी स्वराज्य पार्टी में। आगे ये होता है स्वराज्य पार्टी में कि साहब नवंबर 1923 में चुनाव हुए, इलेक्शन हुए। नवंबर 1923 में इलेक्शन होता है या चुनाव होता है, और चुनाव में इस स्वराज्य पार्टी ने खूब बढ़ चढ़ के भाग लिया, और इनको सफलता भी बहुत अच्छी प्राप्त हुई। 1923 में जो है वो चुनाव होता है। चलिए मैं आप लोगों को जवाब दूंगा, पहले सुनिए एक सेकंड। लिखा है साहब कि जो है
नवंबर 1923 में 1923 में, देखिए एक एक चीज़ सुनिएगा, नवंबर 1923 में 1923 में विधान परिषद के चुनाव हुए और सबसे पहले केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, इसकी बात करते हैं। जैसे आज हमारे देश में संसद है, जैसे आज हमारे देश में पार्लियामेंट है, सेम उसी तरह उस समय केंद्रीय विधान परिषद होती थी और इसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 145, 145 सदस्यों का इसमें चुनाव होता था, जिसमें से 42 सीटें स्वराज्य पार्टी को मिली, जिसमें से 42 सीटें जो हैं वो स्वराज्य पार्टी को मिली। यानी पहला इलेक्शन था और 30 जनवरी 1923 को पार्टी बनी है और नवंबर 1923 में चुनाव हुआ है। यानी बहुत ही अल्प समय, 8-10 महीने का समय मिला है और इतने में केंद्रीय विधान परिषद में 145 में से 42 सीटों पर स्वराज्य पार्टी ने क्या किया, अपनी जीत हासिल की। इस नवंबर 1923 के चुनाव में ये केंद्र में था। राज्यों की विधान परिषद में तो बेटा राज्यों की विधान परिषद में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जैसे मध्य प्रांत में, मध्य प्रांत कह सकते आज का मध्य प्रदेश, यहाँ तो ये पूर्ण रूप से बहुमत में आए। बहुमत में आए तो इसका मतलब ये नहीं कि अपनी सरकार बना लेंगे, सरकार अंग्रेजों की रहेगी, प्रेशर बना सकते हैं, यहाँ ये बहुमत में आ गए। अच्छा, दूसरा इन्होंने मुंबई में, बेटा बम्बई कहेंगे, बम्बई या बॉम्बे, बॉम्बे में इन्होंने अपने 24 उम्मीदवार खड़े किए थे, ओनली 24। ये कहा था बम्बई में जितनी सीटें हैं 60-70 सीटें थी, हम वहाँ चुनाव पूरी सीटों पे नहीं लड़ेंगे, हम सिर्फ 24 सीटों पे अपनी चुनाव लड़ेंगे और इसमें से 23 सीटें ये जो है वो जीत गए थे। यानी स्वराज पार्टी बड़ा अच्छा काम कर रही थी। नवंबर 1923 में चुनाव हुआ जिसमें केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी ने 145 में से 42 सीटें जीती। उसके बाद विधान परिषद जो राज्यों में थी उनमें जो चुनाव हुए उनमें मध्य प्रांत में इन्होंने पूर्ण बहुमत प्राप्त किया तथा मध्य प्रांत के बाद जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ भी इन्होंने अच्छी जीत हासिल की। अच्छा, अब नवंबर 1926 में यानी 3 साल बाद फिर चुनाव हुआ और नवंबर 1926 में जो ये चुनाव हुआ है, नवंबर 1926 में जो ये चुनाव हुआ है, इसमें स्वराज्य पार्टी को बुरी तरह हार मिली, बुरी तरह स्वराज पार्टी हार गई। कैसे? केंद्रीय विधान परिषद में उसे मात्र 40 सीटें मिली, मात्र 40 सीटें, यानी पहले से भी बुरा रिकॉर्ड। अब तो 4 साल हो गई, इनको 100 से ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन 40 ही मिली। और यहाँ जो है वो मद्रास राज्य को छोड़कर, मद्रास में इनको ठीक ठाक सीटें मिल गई थी, बाद बाकी हर राज्य में ये बुरी तरह पराजित हुए, हर राज्य में इनकी हार हुई। अच्छा, हार के 2 कारण, इतने शानदार क्वेश्चन है बेटा, हार के 2 कारण याद रखना हमेशा। पहला कारण, ये जो स्वराज्य पार्टी के नेता थे पहले देश पर ध्यान देते थे, जनता की बातों पर ध्यान देते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, जनता के साथ जुड़े रहते थे, लेकिन बाद में जब ये इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद इन्होंने अपने आप को जनता से अलग कर लिया। इन्होंने सरकारी पद ग्रहण कर लिए जिनमें सबसे बड़ा पद जो था वो था विट्ठल भाई पटेल का। ये आप नोट कर लें, ये जो विट्ठल भाई पटेल है, विट्ठल भाई पटेल है, ये बेटा विट्ठल भाई पटेल जो हैं चुनाव के बाद केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने, जैसे आजकल स्पीकर होता है, अध्यक्ष बने। और विट्ठल भाई पटेल जो हैं ये पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय विधान परिषद के, पहले भारतीय हैं जो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने।
पहला कारण तो ये कि स्वराजवादी नेताओं ने अपने आप को जनता से अलग कर लिया, जनता से दूर कर लिया। पहला कारण ये था। और इसी क्रम में विट्ठल भाई पटेल जो हैं, इन्होंने सरकारी पद ग्रहण किया। स्वराज पार्टी के हर नेता पर सरकारी पद ग्रहण कर रहा था, जिससे जनता की मन में असंतोष आ गया था। और ये विट्ठल भाई पटेल जो हैं केंद्रीय विधान परिषद के पहले अध्यक्ष बने और ये पहले भारतीय थे जो कि इस पद पर पहुंचे थे। पहला कारण। दूसरा कारण क्या था? दूसरा भी कारण था एक, वो था C.R. दास। C.R. दास की बेटा 1925 में C.R. दास की मृत्यु हो गई। C.R. दास की डेथ हो गई 1925 में, जिसकी वजह से संगठन जो है वो कमज़ोर पड़ गया। ये तो दो मेन कारण हैं। इस स्वराज पार्टी के और बर्बाद होने के छोटे छोटे रीजन, जैसे पार्टी में सांप्रदायिक ताकतों का बढ़ जाना। सांप्रदायिक ताकत, कुछ हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं, कुछ मुस्लिमों के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सिखों के लिए लड़ रहे हैं, कुछ SC ST के लिए लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस वो स्वराज पार्टी अलग अलग डाइवर्ट हुई। पहले सब भारतीयों के लिए लड़ रहे थे, पहले पूरी स्वराज पार्टी सिर्फ एक धर्म के लिए लड़ रही थी, वो था भारतीय। लेकिन अब स्वराज पार्टी के कुछ नेता हिंदू के लिए लड़ रहे हैं, कुछ मुस्लिम के लिए लड़ रहे हैं, कुछ सिख के लिए लड़ रहे हैं, कुछ SC ST के लिए लड़ रहे हैं, कोई OBC के लिए लड़ रहा है। इस तरह से पार्टी और कमज़ोर हुई। ये इसका तीसरा कारण है। और चौथा कारण और लास्ट कारण, इस स्वराज पार्टी के नेताओं में एक नई परंपरा, एक नई चीज़ डेवलप हुई कि अगर हमारी बात न सुनी जाए तो हम अपना दल बना लें। इनको लग रहा था जैसे स्वराज पार्टी आगे बढ़ी है, जैसे स्वराज पार्टी आगे चली है, इसी तरह से हम भी अपना दल बनाएंगे तो हमारे यहाँ भी सीटें अच्छी प्राप्त होंगी। इस तरह से स्वराज पार्टी कमज़ोर हो गई। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि किस तरह से असहयोग आंदोलन के बाद कांग्रेस में दो विचारधाराओं ने जन्म लिया। पहली विचारधारा जो थी वो थी परिवर्तनकामी, यानी जो परिवर्तन चाहते थे, प्रो चेंजर्स। दूसरे थे परिवर्तन विरोधी, नो चेंजर्स। परिवर्तनकामी ये चाहते थे कि हमें चुनाव में भाग लेना चाहिए, चुनाव जीतना चाहिए और विधान परिषद में जाके अंग्रेज सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। जबकि नो चेंजर्स ये चाहते थे कि जो गांधी ने रास्ता दिखाया है, उन्होंने बताया है कि चुनाव का बहिष्कार करो, तो हमें चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए। इस तरह से गया में 1922 में, दिसंबर 1922 में गया में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, जिसके अध्यक्ष C.R. दास थे और उन्होंने चुनाव वाला प्रस्ताव पेश किया, जिसे बहुमत से खारिज कर दिया गया। उन्होंने इसी के लिए गुस्से में आकर के इलाहाबाद में 30 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी ने 1923 का चुनाव लड़ा और केंद्रीय विधान परिषद में 145 सीटों में से 42 सीटें प्राप्त की। अन्य राज्यों में भी इसकी सरकार बनी, लेकिन नवंबर 1926 में जो चुनाव हुआ उसमें इसको बहुत बुरी हार मिली। उसका पहला कारण था समाज स्वराजवादी नेताओं के द्वारा अंग्रेजी या सरकारी पदों का ग्रहण करना। विट्ठल भाई पटेल का महत्वपूर्ण पद था, जो कि केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने और वो पहले भारतीय थे जो केंद्रीय विधान परिषद के अध्यक्ष बने थे। दूसरा, 1925 में C.R. दास साहब की डेथ हो गई। तीसरा, स्वराजवादी नेता स्वराज पार्टी के अंदर जो सांप्रदायिक ताकतें थी, धार्मिक ताकतें जो थी, वो क्या हो गई, वो बढ़ने लगी। अच्छा, और चौथा कारण जो था, इसके नेताओं के द्वारा अलग अलग छोटी छोटी पार्टियां बना ली गईं। इसके साथ ही मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको बहुत अच्छा रहा होगा। इस पर नोट्स बनाएं और मुझे भेजें। इसके साथ ही मैं आज की क्लास ख़त्म करता हूं। थैंक यू सो मच।